हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 13 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं एक्सप्लेन पेज पे कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला आर्टिकल जो है इकोनॉमिक्स में जो नोबेल अवार्ड मिलता है, वैसे तो ये फॉल्सली बोला जाता है कि नोबेल अवार्ड है, वो बेसिकली नोबेल नहीं है, नोबेल के इक्वलेंट ही इकोनॉमिक्स के लिए शुरू किया गया हुआ है। वो जानेंगे कि किस तरीके से अवार्ड दिया गया है और अब की बार क्या पूरा सिस्टम है। ऑक्शन जो होती है ना, उसके लिए रिसर्च हुई और उन पर जो दो मेन इकोनॉमिस्ट हैं उनको इस काम पर ये अवार्ड मिला है। ऑक्शन के कितने वेरिएंट्स हैं, पहले ऑक्शन किस तरीके से होती थी और अब कैसे चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल में। दूसरा ये आर्टिकल है, गवर्नमेंट ने इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इकोनॉमिक कंजम्पशन को या जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको रिवाइव करने के लिए वो जो स्टिमुलस दिए हैं, जिससे रिलेटेड आर्टिकल एक अपन ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं एडिटोरियल पेज पे। तो अभी अपन डिटेल में जानेंगे कि ये लीव ट्रेवल कंपनसेशन ये क्या होता है, वो अपन जानने की कोशिश करेंगे दोनों आर्टिकल्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑक्शन बोली कैसे लगती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये इस बास्केट में कुछ ये पूरा गुड्स पड़े हैं, तो ये 3 बिडर्स हैं, तो तीनों अपने हिसाब से इसकी बोली लगाएंगे। बोली लगाने के लिए फिर बाद में इनको एक रेंज दे दी जाएगी कि मिनिमम इतना तो है ही, इससे ज़्यादा। इसने 10 लगाया, इससे फिर बाद में दूसरे ने बोला ठीक है मैं $20 दूंगा, फिर तीसरा बोलता है नहीं मैं $50 दूंगा। तो ऐसे करके फिर ये $50 वाले की हो जाती है और ये ले जाता है। बट जब रियल में जब वो उसको पता पड़ता है ना $50 वाले को कि भाई जितना इसकी वैल्यू थी ना, मैंने तो कंपटीशन में आकर के कुछ ज़्यादा ही पे कर दिया इसका, तो उसको हो जाता है अल्टीमेटली लॉस। ठीक है, इसको बोलते हैं विनर्स कर्स। क्या बोलते हैं? विनर्स कर्स। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर क्लियर किया जाता है। अभी जो ये प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, अपन नोबेल ना बोल करके अपन इसको बोलेंगे नॉर्मल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मिला है किसको? पॉल मिलग्रॉम को, और साथ में है दूसरे इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट विल्सन। इन्होंने ऑक्शन थ्योरी को विद द टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग नए फॉर्मेट्स में लॉन्च किया, नए नए इन्वेंशंस लेकर के आए कि किस तरीके से ऑक्शन को एक बेनिफिट मेकिंग मतलब प्रॉफिट मेकिंग की बजाय अगर सोशल वेलफेयर के लिए भी यूज़ किया जाए तो भी कैसे वो यूज़ हो सकता है। तो इन डायनामिक्स को अपन जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे आर्टिकल में। शुरुआत होती है कि सबसे पहले ये जो अवार्ड है दिया किसके द्वारा जाता है। देखो, ये अवार्ड दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। ठीक है, ये हर साल दिया जाता है नोबेल अवार्ड्स के साथ में ही। और किस चीज़ के लिए? इसमें पर्टिकुलर आप देखोगे इस प्राइज का नाम है सेवर्गेज रिक्सबैंक प्राइज। ठीक है, SRP ये प्राइज है इसका। इकोनॉमिक साइंस में ये अवार्ड दिया जाता है। और मेमोरी किसकी है? अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने पूरी पैसा जो था वो इस बैंक में रखा हुआ था। ठीक है, ये जो स्वीडिश रॉयल एकेडमी है वहाँ पर, तो उसी के बेसिस पे उनकी मेमोरी में ये देते हैं अवार्ड इकोनॉमिक्स में। तो हम नॉर्मली तो इनकरेक्टली इसको क्या बोलते हैं? नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। बट ये प्राइज कौन सा है? दिस इज सेवरिग्स रिक्सबैंक प्राइज। ओके, इस तरीके से इस नाम से जाना था। और वैसे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स नॉर्मली गलत तरीके से अपन प्रोनाउंशिएट करते ही हैं। तो अब एक तो मिलग्रॉम को मिला है, तो दूसरे हैं विल्सन। दोनों ने अभी करंटली देखें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं किसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो इनका जो पूरा एक्ट है इसमें अगर अपन देखें तो इन्होंने ऑक्शन के प्रोसीजर को किस तरीके से ईजी बनाया है वो देखते हैं। सबसे पहले ऑक्शन काम कैसे करता है। इस वाले पैराग्राफ में तो क्या है कि इनको कितने रुपए मिले हैं डिवाइड करेंगे हाफ हाफ, वो अपने लिए काम की चीज़ नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्शन काम कैसे करता है। अभी तक आपने देखा कि कभी भी ऑक्शन उन्हीं चीज़ों की लगती है जब कोई एक बोरोवर है वो अपने क्रेडिट्स को रीपे करने में सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे आपने किसी से लोन लिया और लोन को रीपे करने में आप फेल हो गए तो आप हो जाते हो बैंकरप्ट। तो फिर उस केस में आपकी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं ऑक्शन के लिए मार्केट में छोड़ा जाता है और जो भी अच्छा पैसा उस प्रॉपर्टी का लगा देता है उसको दे दिया जाता है, जैसे कि अपन मूवीज़ में देखते हैं। बट आजकल जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो ऑक्शन के तरीके भी बदल रहे हैं।
क्योंकि अभी तक तो केवल बैंकरप्ट पर्सन की प्रॉपर्टी को ही ऑक्शन में रखा जाता था, अब तो भाई रेडियो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम्स हैं उनकी भी ऑक्शन लगती है। दूसरी तरफ आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी किस बेसिस पे क्या रेट पे बेची जाएगी उस पर भी ऑक्शन होती है। तो कहने का मतलब एक छोटी से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक रेंज ऑफ ऑक्शंस, मतलब बिडिंग तो बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक तो हम बात करते हैं बिडिंग तब लगती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक ने ए को, विजय माल्या मान लेते हैं अपन, ठीक है, विजय माल्या को लोन दिया बहुत सारा, मान लो 500 करोड़ रुपए का। अब उस केस में विजय माल्या जो है वो 500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे करने में सक्सेसफुल नहीं होता, तो एसबीआई विजय माल्या की प्रॉपर्टी को टेक ओवर करेगी और उसको फिर मार्केट में बेच देगी। तो यहां पर तो एसबीआई क्या दिमाग लगाएगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट इनको गेन हो जाए, ठीक है। अब दूसरा सीन देखते हैं कि जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया था उसी की बात कर लेते हैं। उस केस में जो भी बिडर्स आएंगे वो आकर के ये कहेंगे कि भाई इस 2G स्पेक्ट्रम में हमें ये वाला फ्रीक्वेंसी बैंड दे दो। अब यहां पर दो केस बनते हैं। पहला केस, गवर्नमेंट ये चाहे कि भाई सस्ते में ये 2G स्पेक्ट्रम अगर निकल जाएगा तो जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, गरीब लोग हैं, वो लोग भी मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी आकर के कोई भी बैंड को खरीदती है, 2G स्पेक्ट्रम को खरीदती है, या अभी अपन 5G की बात करें, करंटली 5G स्पेक्ट्रम को खरीदती है, तो उस केस में वो फिर सर्विसेज भी सस्ती देंगे। अब सर्विसेज सस्ती देंगे तो गरीब लोग भी इनको एक्सेस कर पाएंगे। तो राइट टू इंटरनेट, जो अभी केरला हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली बताया है कि राइट टू लाइफ का पार्ट ही है, तो उस केस में तो ये अच्छा काम हो जाएगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये देखिए कि 5G स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग ऑक्शन करें या उनकी बोली लगाएं तो उस केस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो ये डिफरेंट बिडर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में आ जाएंगे और जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा उससे गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जब सर्विस देना शुरू करेगा बी, जिसने सबसे ज़्यादा ऑक्शन का पैसा लगाया, सबसे ज़्यादा पैसा दे करके और वो बिड जीती, वो फिर बाद में सर्विसेज महंगी देगा और फिर इस तरीके से गरीब लोग, जो कि हमारे यहाँ पर वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है वो यहाँ पर फिर फेल हो जाता है। तो दोनों तरीके से सोचने की जरूरत है। तो ऑक्शन पहले तो क्या था, केवल और केवल बैंकरप्ट पर्सन की प्रॉपर्टी को बेचो और क्रेडिटर अपना फायदा निकाल करके अपने आप को कैसे भी एडजस्ट करे। बट अब केस क्या हो गया, बहुत वेरिएंट हो गया। इसी तरीके से कोई एक इंडस्ट्री है या कोई एक बिडर है, वो लोकल गार्बेज कलेक्ट करने का ठेका लेता है, उसकी बिडिंग होती है, तो उसके लिए अलग एटीट्यूड रखना पड़ता है। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि अभी जो ऑक्शन के तरीके हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो गए हैं और इनसे क्या होता है कि आप एक कंपटीशन का माहौल लेकर के आते हो और कंपटीशन का फ़ायदा हमेशा कंज्यूमर को होता है। बट आप ये कहोगे कि दूसरे केस में तो सर, अगर कंपटीशन के बेसिस पे गवर्नमेंट अगर महंगे ऑक्शन लगा देती है तो उस केस में तो कंज्यूमर को घाटा हो जाएगा। बट यहाँ पर भी क्या ऑप्शन बताया जा रहा है कि अगर ज़्यादा पैसा ले लिया, मान लो गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा ले लिया ऑक्शन के बेसिस पे, तो वो जो सेक्शन है, जो बी कंपनी है या बी प्राइवेट कंपनी जो सर्विस देगी अब उस स्पेक्ट्रम में, वो तो महंगा बेचेगी। बट गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ गया ना, वो गवर्नमेंट इस कंपनी को पैसा दे करके बोल सकती है भाई सब्सिडाइज फॉर्म में बेचो आप डेटा को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, कैसे भी घूम फिर के पुअरेस्ट सेक्शन के लिए बेनिफिट क्रिएट किया जा सकता है। तो ये जो तरीके हैं ना, ये एक तरीके से इनोवेटिव वे बताए जा रहे हैं कि आजकल ऑक्शन में कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंटरनेट की बात की अपन ने कि किस तरीके से अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है और गरीब से गरीब मार्जिनलाइज सेक्शन को भी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। इसी तरीके से कचरे की बात कर लो, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो इसमें भी किसी ना किसी ने तो कॉन्ट्रैक्ट ले ही रखा है ना कि भाई हम कचरा हम कलेक्ट कर लेंगे, इतना आपको हम दे देंगे और बाकी बचे हुए पैसे में एम्प्लॉयज़ को दे देंगे और फिर जो बचेगा मार्जिन लास्ट में वो फिर हम जो मेन कंपनी है वो हमारे बीच में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इसमें भी एक चीज ध्यान देने वाली होती है। हमारे यहां तो चलो यूनिटरी सिस्टम ज्यादा है कि जो कम्युनिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, यूनियन लिस्ट में अपने शेड्यूल 7 में। अब यूएसए में क्या है कि वहां पर जब ये ऑक्शंस हुए थे टेलीकॉम सेक्टर के, तो वहां देखो आप, यूएसए में सिस्टम ऐसा है कि मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज को टैकल किया जाता है स्टेट्स के द्वारा।
क्यों फेडरेशन है? फेडरेशन का मतलब वहाँ पर क्या सिस्टम था कि 13 ऐसे स्टेट्स थे जो बहुत ही कमज़ोर थे, पर उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई अपन 13 के 13 एक साथ आ जाएंगे तो उस केस में हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे, और फिर बाद में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन कोई भी हमारे ऊपर करेगा तो हम उसको टैकल कर लेंगे। तो ऐसे करके ये सारे 13 स्टेट्स मिलके फिर साथ में आए और यूएसए एस्टेब्लिश किया, और धीरे धीरे देखते देखते आज 50 स्टेट्स हो गए यूएसए में डिवीजन होते होते हैं। दूसरी तरफ आप डिवीजन क्या एड ऑन होते हुए, और दूसरी तरफ इंडिया में आप क्या देखोगे कि इंडिया को तो पहले डिजाइन किया गया और फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो हमारे यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, तो उस केस में जो स्पेक्ट्रम सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू कर देती है वही स्पेक्ट्रम स्टेट को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई ठीक है आप कम्युनिकेशन करो। बट यूएसए में क्या हुआ कि यहां पर मान लो ए स्टेट है, यहां पर बी स्टेट है, यहां पर सी स्टेट है। अब सी के अंदर तो फ्रीक्वेंसी बैंड मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्रूड एग्जांपल, 500 से 600 मेगाहर्ट्ज का कोई फ्रीक्वेंसी बैंड है या गीगाहर्ट्ज का कोई फ्रीक्वेंसी बैंड है। इस फ्रीक्वेंसी बैंड को सी में तो एक कंपनी ने खरीद लिया कितने में, 200 रुपए में, फॉर एग्जांपल $200 में। यहां पे बी में उसी बैंड को खरीद लिया $300 में, और यहां पे खरीद लिया $100 में। अब एक ही कंपनी ये तीनों जगह पे अलग अलग रेट पे खरीद रही है, जबकि कम्युनिकेशन में ये तो रेट रेंज तो देखी ही नहीं जाती ना। आज करंट सिनेरियो देखें हमारे यहाँ पर, तो एसटीडी कॉलिंग में भी कोई रेट चार्जेस नहीं होती, आईएसडी कॉल्स तो फिर भी चार्जेबल है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर अगर जिसने सस्ता खरीदा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 300 वाले ने सी में खरीदा था, तो वो किसी और कंपनी को भी दे सकता है कि नहीं कि भाई ठीक है तू मेरे को 500 रुपए दे दे, मैं तेरे को किराए पे देता हूं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कंपनी से कंपनी के बीच में ही ट्रेडिंग होना शुरू हो गई। ओके, गवर्नमेंट के पास में कोई बेनिफिट नहीं आया। तो इस प्रॉब्लम से भी आप देखो कि किस तरीके से ऑक्शन कहां तक पहुंच सकता है। ये ऑक्शन अभी तक नॉर्मल जानते थे, अब कितने वेरिएशंस आ गए हैं। अब बताते हैं राइटर कि ये वेरिएशंस डिपेंड किस पे करते हैं, कौन कौन से की वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या है ऑक्शन का, एक तो ये कि भाई हमें प्रॉफिट मेकिंग पे ज़्यादा जाना है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर इंश्योर करनी है, या फिर इसमें ये देखें एक तो होती है ओपन बिड्स, एक होती है क्लोज बिड्स। ओपन बिड में तो क्या ओपनली सारी पार्टीज बैठ जाती हैं और वहाँ पे बोली लगती है जो अपन मूवीज़ में देखते हैं, और क्लोज बिड्स में सब अपनी चिट्ठियाँ डाल डाल के रख देते हैं और फिर उनमें से ड्रॉ निकाले जाते हैं, जिसका नाम आ जाता है उसको दे दिया जाता है। तो उसका इफेक्ट सीधा का सीधा ऑक्शन टाइम पे बहुत मैटर करता है। दूसरा जो ऑक्शन की वेरिएबल है दैट इज कि कमोडिटी क्या है, किस सर्विस को आप देना चाह रहे हो ऑक्शन के थ्रू। जैसे कि अभी अपन ने देखा कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, उसको अगर आप क्रेडिट को रिवाइव करने के लिए या फिर जो बैंकरप्ट पार्टी है उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके फिर आप अपना फ़ायदा निकालना चाह रहे हो या अपना पैसा निकालना चाह रहे हो, एक तो वो तरीका है, और एक आप टेलीकॉम सेक्टर को बेचना चाह रहे हो, टेलीकॉम सेक्टर के जो स्पेक्ट्रम्स है उनको बेचना चाह रहे हो। दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैंने समझाया आपको। तो ऐसे क्या होता है कि दो तरीके की चीज़ें निकल के आती, एक तो कॉमन वैल्यू और एक प्राइवेट वैल्यू। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे केवल प्राइवेट चीज़ कुछ नहीं रह जाती, आप पब्लिक वेलफेयर का काम करते हो, तो वहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग जब करनी होती है तो कॉमन वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई पेंटिंग के बारे में बात करो तो वहाँ पर प्राइवेट वैल्यू डोमिनेट करती है। तो कहने का मतलब टाइप्स ऑफ गुड्स वो मैटर करता है। पहला हो गया रूल, दूसरा हो गया टाइप्स ऑफ गुड्स, और तीसरा वेरिएबल होता है अनसर्टेनिटी, कि भाई बिडर्स तो बहुत सारे बैठे हैं। सबसे पहली चीज यहां पे देख लेते हैं इस इमेज से ही, इस प्रोडक्ट के बारे में इसके दिमाग में तो क्या इमेज है, इसके दिमाग में क्या इमेज है, इसके दिमाग में क्या इमेज है, कुछ क्लियर नहीं है। और इस बंदे ने जो इसकी बिडिंग कर रहा है इसने क्या डिस्क्लोज कर रखा है। कहने का मतलब केवल और केवल इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है, उससे भी बहुत गैप आता है। मान लो इस बंदे ने तो इसकी वैल्यू लगा रखी है $50, बट इसने यहां पे वैल्यू जो देख रखी है ना वो ये देख रखी है शाइन मार रहा है प्रोडक्ट। दूसरा बी वाला ये सोचेगा नहीं वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो दोनों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि नहीं। इस तरीके से ऑक्शन जो है वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं ये जो प्राइज विनर्स हैं इन्होंने क्या किया। देखो इन्होंने अपने जितने भी करियर में काम किया ना, तो इस थ्योरी को और भी ज़्यादा एप्लीकेबल बनाया है, डाइवर्स बनाया है। तो जो विल्सन है उन्होंने तो क्लियरली बात बोली है कि भाई ऑक्शन लग रही है, तो जो ये $50 वाला जो आगे आगे लगा हुआ है ना लाइन में, एग्जाम्पल में अपन ने देखा, तो वो बंदा ये सोचता है कि मुझे तो केवल कैसे भी करके ऑक्शन को ग्रैब करना है। अब उसको ये भी पता रहता है कि भाई मैंने जो $50 पे कर दिया ना, वो रियल वैल्यू जो इसकी $25 है उससे भी ज़्यादा पे कर दी, तो $25 का उसको नुकसान हो गया। इसको बोलते हैं विनर्स क्रश। क्या बोलते हैं? विनर्स कर्श, क्रश नहीं कर्श, ठीक है।
तो फायदे के लिए गए थे, बस बातों ही बातों में आके कंपटीशन में आकर के घाटा हो जाता है। तो इस चीज को रैशनल करने की कोशिश की थी विल्सन ने अपनी रिसर्च में, अपने पूरे वर्क में। क्योंकि पॉइंट अल्टीमेटली आता है कि कैसे भी करके दो गोल कौन से हैं, उनमें से एक कौन सा आपका, एक तो पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान देना है, पब्लिक गुड पे, या फिर आप प्राइवेट पे ध्यान दे रहे हो जहां पे आप प्रॉफिट मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बिडिंग में कितनी डायनामिक्स काम करने लग गई है आजकल। आजकल एनालिटिकल बिडिंग्स होने लग गई हैं, कैसा फॉर्मेट है, डेमोन्स्ट्रेशन किस वे में होता है, कि एक जो सेलर है वो तो ये चाहता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, और जो बिडर्स है जो खरीदना चाह रहे हैं वो ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा ना लगे और बढ़िया क्वालिटी की चीज़ मिल जाए। तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए भी इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने अच्छे से काम किया। तो विनर्स कर्व्स का जो आइडिया है उस पर तो काम किया विल्सन ने, और मिलग्रॉम ने काम किस पे किया कि कैसे भी करके एक एनालिटिकल बिडिंग होनी चाहिए जिसमें कि सारी स्ट्रेटेजीज का एकदम क्लियर फॉर्मेटिव वे में एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हो, आइडिया रहे एक दूसरे को। तो कहने का मतलब सोसाइटल बेनिफिट पे ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने बजाय कि मैक्सिमल रेवेन्यू, फायदे की बजाय ज़्यादा सोसाइटी को किस में बेनिफिट होगा। तो देखो आप कितना अच्छा काम है। देखो ये जो प्राइजेस होते हैं ना बड़े इंटरनेशनल, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि ये रिसर्च या ये काम सोसाइटी के लिए कितना यूज़फुल है। ठीक है, तो सोसाइटी से रिलेटेड जीएस पेपर 1 में भी आता है, वहाँ पे भी कोट कर सकते हो आप इन चीज़ों को। फिर जीएस पेपर 3 के अंदर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सेगमेंट्स है वहाँ पर भी काम में आ सकता है। और नॉर्मल एग्जाम्स में तो है ही कि अब की बार जाए इकोनॉमिक्स का जो नोबेल के इक्विवेलेंट जो प्राइज़ मिलता है वो किसको मिला है, या फिर किस पर्टिकुलर सेगमेंट के मिला है, क्या रिसर्च थी। और एनालिटिकल ऑप्शन में अपन ने देखे कि 3 की वेरिएबल्स होते हैं, रूल्स हो गए, टाइप्स ऑफ कमोडिटी हो गई, और अनसर्टेनिटी अराउंड द बिडिंग, वो मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड इन न्यू एलटीसी स्कीम। अभी कैसे भी कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजंस किए हैं वो जान लेते हैं। मंडे 2 सेट्स ऑफ मेजर्स लिए गए हैं कि कैसे भी करके कंजम्पशन बेस्ड हमारी इकोनॉमी को रिवाइवल दिया जा सके। इसमें एक तो काम है कि एडिशनल डिमांड क्रिएट की जाए। तो उसके लिए क्या किया गया है, पहला काम कि जो लीव ट्रैवल कंसेशंस जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वो देना। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में प्रोविज़न है जिसके बेसिस पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दिया जाता है। एक कंडीशन रख दी जाती है कि भाई आप अपनी इनकम का इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर परचेजिंग करते हो या कोई गुड्स और सर्विस खरीदते हो तो उसका फिर क्या होता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली इकोनॉमी में बेनिफिट जाता है। कैसे, वो अगर गुड्स और सर्विस कुछ भी परचेज करते हैं, मान लो 40,000 रुपये का उन्होंने कोई गुड्स सर्विस परचेज करने की कोशिश की मार्केट से, और वो स्लैब थी जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 12% या उससे ज़्यादा की, जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स भी किया है। ये जो एलटीसी की बात कर रहे हैं अपन, उसमें ये प्रोविज़न फिक्स है कि भाई आपको 12% या उससे ज़्यादा जीएसटी जहाँ जिन भी प्रोडक्ट्स पे लगती है, जिन भी सर्विस या गुड्स पे लगती है, आपको वो ही एक्सेस करना है। अगर आप वो एक्सेस नहीं करोगे तो आपको जो बेनिफिट गवर्नमेंट देने की बात कर रही है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सुनो आप एग्जाम्पल को कि 40,000 रुपये का उनको बोल दिया कि भाई 40,000 रुपये का सामान आपको खरीदना है फॉर एग्जाम्पल। अब 40,000 का सामान उनको खरीदना कितने से, 12% या उससे ज़्यादा जीएसटी जिन भी गुड्स पे या सर्विसेज पे लगती है वो ही उनको खरीदनी है। तो उस केस में उनको उनके टैक्स में भी रिलीफ मिल जाएगी और इकोनॉमी में भी एक रिवाइवल आ जाएगा। और रही सही में फेस्टिव सीजन आ रही है तो एक डिमांड भी होनी चाहिए। तो ऐसा करने की वजह से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके पास में एक स्पेस रहेगा कि भाई टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो खर्चा इसलिए नहीं दिखाते ज़्यादा कि एक केस ये रहता है कि ज़्यादा खर्चा दिखाएंगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस केस में उनको ट्रैवल के बेसिस पे जितना भी खर्चा लगता है, ट्रैवल जब करते हैं किसी भी सामान को लाने ले जाने के अंदर, जैसे सिटीज़ में आकर के कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय परचेज करना चाहे तो उस केस में उनको रिलीफ दी जाती है इस प्रोविजन में। इतना ही जानना जरूरी है कि ये कंसेशन है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में दिया जाता है। एक तो ये प्रोविजन है कि टैक्स फ्री वो अपने हिसाब से अपने परचेजेस को मतलब प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा, फेस्टिवल एडवांस दिया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 10,000 रुपये। अब इसमें क्या होगा, 10,000 रुपये से वो कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे फेस्टिवल डिमांड को पूरा करने के लिए। अब वो 10,000 रुपये खरीदेंगे तो ये 10,000 रुपये एक तरीके से उनके पास में जो एटीएम कार्ड होगा ना, जैसे रुपए कार्ड है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में रुपए कार्ड पे ओवर ड्राफ्टिंग की फैसिलिटी है 10,000 रुपये की, कि भाई 10,000 रुपये का आप आराम से सामान खरीदो और फिर उस 10,000 रुपये को वो ईएमआई में आने वाले 4 महीनों में रिटर्न कर सकते हैं और ये 10,000 रुपये इंटरेस्ट
फ्री हैं। तो ऐसे में क्या हो गया कि कैसे भी करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक फ्री हैंड दिया है कि आप मार्केट में जाओ, शॉपिंग करो, परचेसिंग करो, जिससे कि मार्केट में डिमांड बूस्ट हो, एक साइकिल को इम्पल्स मिले। तो इसमें कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 12% या उससे ज़्यादा की ही जीएसटी स्लैब वाले प्रोडक्ट पे ये फैसिलिटी है, कम पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि 28,000 करोड़ रुपए की डिमांड जनरेट करने की बात की जा रही है, जिनमें से 19,000 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और 9,000 करोड़ की स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन ये है। ये प्राइवेट सेक्टर भी अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकता है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अगर एग्री करते हैं तो। फिर बात करते हैं कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू में कलेक्शन। देखो जीएसटी में अगर सर्कुलेशन होगा तो डेफिनेटली अगर मार्केट में डिमांड होगी, सर्कुलेशन होगी, तो जीएसटी सर्कुलेशन से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कि नहीं, वही चीज़ है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, जीएसटी से गवर्नमेंट के पास कैलकुलेशन आ जाएगी। तो मार्च 2021 तक का ये टारगेट लिया हुआ है, कैसे भी करके एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है, लोगों में डिमांड को बूस्ट करना है। फिर बात आती है फेस्टिवल एडवांस की, ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि जो 7th पे कमीशन पहले से चलता आ रहा था, 7th पे कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी, उसने पहले से चलती आ रही फेस्टिवल एडवांस वाली स्कीम को बंद करवा दिया था, कि बोला कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इंसेंटिव देने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये कोई प्रोविज़न है ना फेस्टिव एडवांस वाला, ये कोई नया नहीं है, ये ऑलरेडी चलता था, बस 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन बेसिस इसको बंद कर दिया था। तो इसमें क्या होगा भाई, सीधा सा है, आप लो पैसे और यूज़ करो उनको, और मैंने बोला था 4 इंस्टॉलमेंट, सॉरी वहाँ पे 10 इंस्टॉलमेंट्स में आप रीपे कर दो उनको, बिना कोई आपको इंटरेस्ट पे किए। ठीक है। फिर बात आती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या प्रोविज़न है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में पॉइंट यह है कि स्टेट्स को एक फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप 12,000 करोड़ रुपए तक का उधार लो और उसको इंटरेस्ट फ्री वे में उधार लो 50 साल तक, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराओ। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में एक कैटेगराइजेशन कर दिया अलग अलग स्टेट्स का। जैसे ग्रुप ए के अंदर, ग्रुप 1, उसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, मतलब हिमालयन रीजन वाले स्टेट्स हो गए। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को तो दे दिया 1600 करोड़ का प्रोविज़न, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को दे दिया 900 करोड़ का। ग्रुप 2 है, उसमें उन स्टेट्स को ले लिया जहां पर प्रोपोर्शन में उनको 7500 करोड़ रुपए तक का ये इंटरेस्ट फ्री 50 साल तक का लोन प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से ग्रुप 3 स्टेट्स, उनमें 2000 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बट कंडीशन ये है कि जो नीचे 4 कंडीशन हो, 4 में से 3 कंडीशन को पूरा करे। और 4 कंडीशन कौन कौन सी है? 1 नेशन 1 राशन कार्ड, आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भी था ये। इसी तरीके से और भी 3 प्रोविजंस और हैं। तो इन टोटल 4 प्रोविजंस में से अगर 3 प्रोविजन जो भी फुलफिल कर देता है, उन स्टेट्स को फिर 2000 करोड़ तक का उधार लेने के लिए इंटरेस्ट रेट फ्री प्रोविजन किया गया है। तो ऐसे करके क्या होगा कि स्टेट्स जब इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेस्ट फ्री अगर उनको लोन अवेलेबल हो जाएगा। देखो ये जीएसटी कंपनसेशन का प्रोविजन बात आ गई यहाँ पे, जो मैंने और एडिटोरियल डिस्कशन में आपको समझाया है ना, कि किस तरीके से स्टेट्स और सेंटर दोनों आकर के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो उस केस में यहाँ पर सेंटर अपनी तरफ से फ्री हैंड दे रहा है कि नहीं, तो ये चीज़ें भी अपने को पता होनी ज़रूरी है, राइट। तो इस तरीके से स्टेट्स के हाथों में पैसे जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, फंड काम बढ़ेंगे, तो जॉब में अपने आप ही क्रिएशन आ जाएगी, मार्केट में एक फ्लो आएगा, तो इकोनॉमी धीरे धीरे ट्रैक पे आ सकती है। इसी तरीके से सेंटर ने इस पूरे प्रोविज़न के अलावा भी एक और प्रोविज़न किया है, 25,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट दिया है, जिससे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रोड, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, अर्बन डेवलपमेंट, इन पे भी काम किया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा प्रोविज़न, 2 प्रोविजंस किए गए हैं। एक तो डिमांड ड्रिवन कंजम्पशन बेस्ड डिमांड क्रिएट करनी, ठीक है, और दूसरी हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो। ये सारा प्रोविज़न अपन ने दोनों आर्टिकल्स में डिस्कस किया। एक तो था इकोनॉमिक्स में अवार्ड, तो दूसरा अपन ने एलटीसी और इसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की। ठीक है, थैंक यू।